जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के मॉक टेस्ट 3 को लेकर के, यानी इसके पहले मॉक टेस्ट 1 और 2 को आप जरूर देख लीजिएगा। ये सभी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और लगभग सभी प्रश्न आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट में कितने प्रश्नों को सही किया, क्योंकि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आप यहाँ पर उसका यहाँ पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। और आकलन परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल यहाँ पर आपको शिक्षा से संबंधित जानकारी दी जाती है। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने दोनों में 20% तक धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यह प्रश्न जो है अभी तक 1000 नहीं 10,000 बार का ये कोई भी कंपटीशन में पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों बता दें इसी तरह का आपको यदि ट्रिकी मैथ पढ़ना होगा तो हम यहाँ पर 100 ऐसे प्रश्न ट्रिकी बनाए हैं जो कि आपको उसी पर आधारित प्रश्न आएंगे और जिसमें आपको मैथ में लगभग प्रश्न मिलेंगे। तो यदि आपको इसको परचेज करना होगा, खरीदना होगा, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप दीजिए, तो हम आपके लिए ऐसे नोट्स को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आपका कमेंट जरूरी होगा। तो अब देखिए यहाँ पर फल बेचने दोनों में धोखा देता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फल खरीदने और ये हो गया फल बेचने। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, फल खरीदने गुने बेचने और बट्टा में हो जाएगा 100। ठीक है, तो फल खरीदने और बेचने दोनों में 20% है, तो क्या हो जाएगा आपका 20 + 20। ठीक है, 20 + 20 और प्लस में क्या हो जाएगा 20 गुने 20 और बट्टा में हो जाएगा 100। ठीक है, लिख सकते हैं हम। अब देखिए 20 + 20 किए तो कितना आ गया 40, प्लस 20 गुने 20 किए तो कितना हो गया 400 और बट्टा में कितना था आपका 100। 100 से ही 400 कितने बार में कटेगा 4 बार में। अब जोड़ लीजिएगा तो ये 40 और ये 4 कितना हो गया 44, यानी 44% इसका आंसर होगा। उसका लाभ कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा 44%, ये हो जाएगा। तो आप परचेज करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एड्स होता है, एड्स हैपन जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से, किससे एड्स होता है। अब यह प्रश्न तो कहिएगा तो ये 5000 से ज़्यादा बार आ गया है। अब इसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत बार आता है दोस्तों। तो अब जेएसएससी में कै बार आया है, तो जेएसएससी में 5 बार आया है अभी तक। ठीक है, तो ये किससे होता है, तो एड्स क्या है, एक वायरस है। एड्स क्या है, एक वायरस है, यानी एड्स जो है वो किससे फैलता है, तो यहाँ पर विषाणु से होता है, जो डी नंबर ऑप्शन है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। एड्स किससे होता है, तो विषाणु से होता है। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। Which of the disease commonly spread by mosquitoes, गेठिया, पीलिया, छोटी माता या मलेरिया। तो देखिए यहाँ पर मलेरिया जो है वो आपको मच्छरों के द्वारा फैलता है, यानी मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। यह अभी तक कहिएगा तो 10,000 से ज़्यादा बार एग्जाम में आ गया है। और जेएसएससी की बात कीजिएगा तो 5 बार यह प्रश्न आपका जेएसएससी में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, उप, आ, प्रक या प्रति, कौन सा होगा। देखिए प्रतिकूल यही हमारे पास शब्द है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय हम लोगों को पता करना है। तो प्रतिकूल का जब हम तोड़ते हैं तो एक होता है प्रति और एक होता है कूल, इसको मिलाने पर बनता है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में जो शब्द पहले आया है वो है प्रति और जो बाद में आया है कुल। तो जो शब्द पहले आया है वो है उपसर्ग, जो बाद में आया है वो है प्रत्यय। तो प्रतिकूल में उपसर्ग पूछा है, तो प्रतिकूल में उपसर्ग कौन होगा, प्रति होगा, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सावधानी को आप ले लीजिए, सावधानी हमने लिख लिया। इसको यदि आप तोड़ते हैं तो क्या बनता है उसको आप देख लीजिए। तो ये बनता है आपका सावधान, क्या बनता है सावधान, और जोड़ होता है ई। ठीक है, ई दीर्घी के लिए ई हो गया। तब अगर पूछेगा कोई कि सावधानी में कौन उपसर्ग है, तो सावधानी में सावधान उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। लेकिन आपसे पूछा गया कि सावधानी में कौन प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय होगा। तो इसमें कौन सा आंसर ये है, डी, यानी इसका राइट आंसर जो है डी होगा और ई प्रत्यय होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, नई दिल्ली कोलकाता, दिल्ली गुवाहाटी, अमृतसर लाहौर या कोलकाता ढाका। तो देखिए समझौता एक्सप्रेस जो है आपका समझौता का है,
यह अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है। ठीक है, अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझौता एक्सप्रेस, तो आप लोग सभी को इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? नई दिल्ली कोलकाता, दिल्ली गुवाहाटी, अमृतसर लाहौर या कोलकाता ढाका। तो देखिए समझौता एक्सप्रेस जो है आपका समझौता का है, यह अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है। ठीक है, अमृतसर से लाहौर के बीच चलती है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझौता एक्सप्रेस, तो आप लोग सभी को इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, गंगा, मिसिसिपी या ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों हम सबसे पहले बता दें, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी नील नदी है, लेकिन यहाँ पर नील नदी देखिए ऑप्शन के रूप में नहीं है। तो नील नदी के बाद जो दूसरी लंबी नदी आती है उसका नाम है अमेजन, जो यहाँ ऑप्शन में है। तो इस ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी नदी में हो जाएगा यहाँ पर अमेजन, लेकिन ऐसे होता क्या है, नील नदी होता है, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है अमेजन, तो ये अमेजन होगा यहाँ का राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला। निम्न पुस्तकों में से किस पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखिए माई एक्सपीरियंस टू इंडिया विंस फ्रीडम या फ्रीडम एट मिडनाइट। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो आपका तो किसके तरफ से लिखा गया था? ये भी बहुत बार, अब तक 1000 ज़्यादा बार पूछा गया है। ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से लिखा गया था। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है आपका किसके तरफ से लिखा गया है? यही पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी की तरफ से लिखा गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये भी प्रश्न जो है 500 से ज़्यादा बार अब तक एग्जाम में पूछा गया है और जैसे एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े या 32 जोड़े। देखिए मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब 46 को यहाँ पर देखिए 46 जोड़ा दिया हुआ है, तो 46 जोड़े नहीं होते, सिर्फ 46 होते हैं, लेकिन 46 से कितना जोड़ा हुआ तो आप बता सकते हैं, तो 23 जोड़ा। ठीक है, 23 जोड़ा का मतलब 46 गुणसूत्र होगा। ठीक है, 23 गुने 2 यानी 46 हो गया ना, तो जोड़ा माने 2 का होता है, तो 23 जोड़ा यहाँ पर होगा। तो 23 जोड़ा किस में है? सी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये प्रश्न अब तक 1500 से ज़्यादा बार पूछा गया, JSSC में 10 बार ये गुणसूत्र वाला प्रश्न पूछ दिया गया अभी तक झारखंड का जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संस्कृत की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों संस्कृत की जो लिपि है वो आपका देवनागरी लिपि होता है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भारतीय संगीत का जनक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो देखिए सामवेद, साम मने सा से यहाँ पर सामवेद और सा से संगीत, तो भारतीय संगीत का जनक जो होता है वो सामवेद को जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन है? रूस, कनाडा, चीन या भारत। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश जो है वो आपका भारत है। ठीक है, कौन है आपका? भारत है। इसको ट्रिक से भी हम अलग से बताएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे का याद करवा देंगे, ट्रिक से आपको हम यहाँ पर देंगे। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली जो है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। किस देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची? समवर्ती सूची जो है देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और यदि आप आरआरबी या अन्य किसी एग्जाम की बात कीजिएगा तो देखिए यह प्रश्न जो है आपका 1000 से ज़्यादा बार पूछा गया है। लेकिन अगर JSSC की आप यहाँ पर बात करेंगे तो या SSC की बात करेंगे तो ये अब तक 5 बार प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ दिया गया है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया है 15 मार्च 1950, 15 फरवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950। तो देखिए भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी किया गया था। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधान
मंत्री होते हैं। अभी भी पूछ देगा कि योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन है, तो आपको अलग से नाम याद नहीं करना है, प्रधानमंत्री का ही नाम वहाँ पर दिया हुआ रहेगा ऑप्शन और उसी को बोलना रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब तक देखिएगा तो 2000 से 3000 बार आ गया है, और जेएसएससी की बात कीजिएगा तो ये 5 बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब या सोलर सेल। तो यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो सोलर सेल है। नाम से ही पता चलता है। देखिए सोलर सेल, सोलर सेल क्या करता है? सोलर वाला जो होता है वो सौर ऊर्जा लेता है, ठीक है, सौर ऊर्जा लेता है और उसको किस में बदलता है? विद्युत उत्पन्न करता है, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो नाम से ही पता चल जाता है। आप इसको देख लेंगे। प्रश्न जो है अभी तक यहाँ पर जेएसएससी में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, परिवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रवर्तन कारण या विवर्तन के कारण। तो तारे जो यहाँ पर टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं वो होता है आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक आकार से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, किस घटना के कारण? परिवर्तन के कारण, अपवर्तन कारण, प्रवर्तन कारण या विवर्तन के कारण। तो देखिए अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने वास्तविक सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो जल के अंदर पड़ी हुई मछली भी अपने वास्तविक आकार से ऊपर दिखाई पड़ती है, इसका कारण अपवर्तन होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह प्रश्न अब तक 5000 से ज़्यादा बार आ गया है आपका एग्जाम में, अभी जितने एग्जाम हुए, और यहाँ जेएसएससी की बात करेंगे तो ये 3 बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रेगिस्तान में मरीचिका किस घटना का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रावर्तन या विवर्तन। तो देखिए मेघ मरीचिका की जो घटना होती है वो आपको यहाँ पर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। मेघ मरीचिका से रेगिस्तान वाला ये घटना बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आने वाला प्रश्न है। जेएसएससी में अभी तक हाई स्कूल परीक्षा में यहाँ पर आया हुआ है 1 बार, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मनोरची में 1 बार यानी 2 बार आया हुआ प्रश्न है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक कोण की माप 40 डिग्री है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होगा? 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री, क्या आंसर होगा? देखिए आप इस तरह से जब एक त्रिशूल आकार का जब हम लोग बनाते हैं, ये कोण जब बनाते हैं जेड आकार का, तो इसमें ये दोनों कोण जो कहलाता है आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ठीक है, और ये कोण जो है आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? इसका आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यानी अगर कोई कहे कि ये कोण 40 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी 40 डिग्री होगा। यदि ये 50 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? 50 डिग्री होगा। तो इसी तरह से इसका आंसर होता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसकी 40 डिग्री माप है तो उसका आंसर भी कितना होगा? 40 डिग्री। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोण की माप 40 डिग्री है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होगा? 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री, क्या आंसर होगा? देखिए आप इस तरह से जब एक त्रिशूल आकार का जब हम लोग बनाते हैं, ये कोण जब बनाते हैं जेड आकार का, तो इसमें ये दोनों कोण जो कहलाता है आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, ठीक है, और ये कोण जो है आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? इसका आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यानी अगर कोई कहे कि ये कोण 40 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी 40 डिग्री होगा। यदि ये 50 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? 50 डिग्री होगा। तो इसी तरह से इसका आंसर होता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसकी 40 डिग्री माप है तो उसका आंसर भी कितना होगा? 40 डिग्री। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 1, 3, 4, अनेक या कोई नहीं, ठीक है। देखिए 2 बिंदु, 1 बिंदु और 1 बिंदु, इससे कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो अब देखेंगे इससे तुम गुजरते हुए जो है मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं खींची जा सकती, ठीक है। तो 2 बिंदु से होकर केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। 1 बिंदु होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 2, 3, 4 या अनेक। देखिए ये एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसका राइट आंसर होगा अनेक। अनेक रेखाएं एक बिंदु से होकर खींची जा सकती है, इसका राइट आंसर अनेक होगा, यानी डी आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए कुत्ता से पूरे कुत्ते जाति का बोध रहा है। कुत्ता का नाम यदि रहता टॉमी, चौमी, नौमी, कौमी, तो ये यहाँ पर होता व्यक्तिवाचक, लेकिन कुत्ता कहा जा रहा है तो यह जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए शिक्षक जो है यहाँ पर पूरे शिक्षक समुदाय, पूरे शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि शिक्षक का नाम दिया हुआ रहता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन शिक्षक से पूरे शिक्षक समुदाय का, शिक्षक जाति का बोध रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए बचपन जो है यहाँ पर क्या बता रहा है? अवस्था को बता रहा है, और वैसा नाउन जिसमें अवस्था को इंडिकेट किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है, इसलिए बचपन जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। देखिए मेटल, धातु वाली चीजें जितनी भी होगी वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी, तो सोना भी यहाँ पर मेटल है, धातु वाली चीज है, इसलिए मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी सी इसका आंसर राइट होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? बराकर नदी, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी या कोयल नदी। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको जितना कहिए उतना ही कम है दोस्तों। तो अब यहाँ पर बता दें कि किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, तो ये सोनरेखा नदी है। सोनरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। यह जेएसएससी के एग्जाम में 15 बार अब तक पूछा गया है, यानी झारखंड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार अभी तक यह प्रश्न आया हुआ है। तो आप सभी यहाँ पर परीक्षा देने जाने से पहले यहाँ पर जेएसएससी के आए हुए सारे प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका नाम बताना है। बराकर नदी, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी या कोयल नदी। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा सोनरेखा नदी होगा। सोनरेखा नदी एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बता दें यह जेएसएससी में अब तक जो है 8 बार, यानी झारखंड के परीक्षाओं में 8 बार यह प्रश्न झारखंड जीके के अंतर्गत पूछ दिया गया है। तो आप सभी जो है यहाँ झारखंड जीके के अंतर्गत भी तैयारी करें, तो यहाँ पर जेएसएससी के आए हुए प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। और हम आपको केवल यहाँ पर जेएसएससी में अब तक जो प्रश्न पूछे गए वही आपको झारखंड जीके के अंतर्गत दे रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर तैयारी झारखंड जीके के लिए जुड़ करके करते रहिएगा, बने हुए रहिएगा। चलिए देखते हैं अब झारखंड की कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? बराकर नदी, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी या कोयल नदी। देखिए जेएसएससी में हम आपको बता दें यह एग्जाम जो है अब तक झारखंड में 10 बार यह प्रश्न पूछ दिया गया है, 10 एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। अब रही बात कि सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता, यहाँ जो बंगाल है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? एक प्रश्न बहुत बार, ये प्रश्न अब तक आपको बता दे रहे हैं 1000 से ज़्यादा बार अब तक के प्रतियोगिता परीक्षा में आ गया है कि बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। तो अब बताइए बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? आप सभी जानते हैं दामोदर नदी को। अब यहाँ पर इसी में प्रश्न बढ़ा दिया गया है झारखंड की कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जाने जाती है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका कहाँ है? तो ये आपका झारखंड में है, इसलिए झारखंड की ये नदी है और झारखंड की यही नदी जो है बंगाल में जाती है और उस शोक के नाम से जानी जाती है। झारखंड की कौन नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो वो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? बराकर नदी, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी या कोयल नदी। देखिए जेएसएससी की परीक्षा में आपको बता दें ये नदी से एक प्रश्न आपका फिक्स है और झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी 2 बार आपका जेएसएससी में आया हुआ है। तो अब यहाँ पर बताइए झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? कौटिल्य, विशाखादत्त, कलहन या कालिदास। मुद्रा राक्षस जो है यह लिखा हुआ विशाखादत्त के द्वारा है। 2 क्रमागत बट्टा क्या है? यहाँ पर ये बट्टा होगा, ठीक है, क्या है? बट्टा ना। 2 क्रमागत बट्टा 40% था 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। 1000 से ज़्यादा बारी प्रश्न आया है, एकदम समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर परीक्षा में आपके लिए हम जो है यहाँ पर 100 प्रश्न गणित के देंगे, जिसमें से 10 प्रश्न रहेंगे उसी पर आधारित रहेंगे। यदि आपको यहाँ पर परचेज करना होगा तो जरूर बताइएगा। अभी एग्जाम नहीं है, जब भी एग्जाम आएगा तो 100 प्रश्न ऐसा देंगे जो आपको आता है और ट्रिकली रहेगा, उसमें से 10 प्रश्न आपका पक्के उसी पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो इस सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर बना रहे हैं जो कि आपको
आपको नोट्स हमारे तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको जब चाहिए नोट्स तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इस तरह का रहेगा 3 क्रमागत बट्टा 40%, 20%, 50% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। 4 क्रमागत बट्टा 30%, 20%, 40%, 50% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो इस समतुल्य बट्टा से एक प्रश्न आपका रहता है। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या होता है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, 100 क्या कीजिएगा, 100 माइनस ये जो बट्टे की राशि दी हुई है ना, उसको 100 में से घटा लीजिएगा, ठीक है। तो बची हुई राशि, ठीक है, बची हुई राशि प्रतिशत और बट्टा होता है 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए 100 माइनस 40% निकल गया, बट्टा 40% दे दिया गया, तो बच्चा कितना 60, 20% दे दिया गया तो बच्चा कितना 80, तो बची हुई राशि का प्रतिशत हमने बोला था, अब बट्टा क्या कर देना है 100। अब क्या हो गया 100 माइनस, जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 100 माइनस हो गया 48, ठीक है। 100 में से 48 आप घटा लेंगे तो आएगा आपको 52%, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के प्रश्नों को आप यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें 100 प्रश्न है, उसी टाइप पर आपका प्रश्न होंगे जिसमें गणित में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसको परचेज करने के लिए हम नोट्स को यहाँ पर बना रहे हैं। यदि आप उसको नोट्स को चाहिए तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, जो कि आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो यदि आपको नोट्स खरीदना है गणित का तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न।